आप हमारी बात रखिए, क्योंकि सरकार ने जो हमें उपबंधी तत्व करार दे दी है। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। इन्होंने कहा कि मुझे हाथों हाथ आज की जो संसद की जो कार्रवाई है उसका जो गजट निकलता है वो दिखाया और मुझे कहा कि इसके अंदर पढ़िए। देखो मैं भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा के मामले में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वक्तव्य दिया। निम्नलिखित सदस्यों द्वारा सभापीठ के समक्ष आकर खड़े होने और जानबूझकर सभा की कार्रवाई में व्यवधान उत्पन्न कर राज्यसभा के नियमों और शिष्टाचार के उल्लंघन में घोर कदाचार किए जाने के कारण सभापीठ ने सभा को मध्याह्न पूर्व 11:02, मध्याह्न पूर्व 11:20, मध्याह्न पूर्व 12:29 और मध्याह्न पश्चात 5 पर स्थगित किया। उस उत्पाती सदस्यों ने ये सभा को स्थगित करा। उन उत्पाती सदस्यों में सबसे पहले नाम साफ गया। तो मैंने कहा फिर हम थोड़ा एक बिरादरी है। आज वेंकैया नायडू ने हमको भी उत्पाती करार दिया, संसद ने आपको भी उत्पाती करार दिया। मैं उसकी फोटो को भी करवा के लाया। सबके बीच बांटी जाएगी, भाई आप भी उत्पाती तत्व हो, हमारे साथ हो। अब तो साथियों जो लोग खड़े हैं उनसे निवेदन है कि बैठे, और जो पीछे इधर खड़े हैं उनसे भी निवेदन है, क्योंकि सामने जो बैठे हैं लोग उनको थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो आप सभी साथी पहले बैठ जाएं। और सर मैं आपको माइक देने से पहले एक निवेदन करूंगा कि 5 बजे हम लोगों ने एक टी-शर्ट हटाओ चाय पार्टी रखी है, तो आप भी आइए, हम लोग चाय पिलाना चाहते हैं आपको। तो और हम संपर्क में हैं कि हमारे साथ कई सांसद हों, कई विभिन्न पार्टियों से, और हमारे बीच में जेएनयू, डीयू और जो भी पत्रकार होंगे, टीचर होंगे, उन सबको हम आमंत्रित कर रहे हैं। तो 5 से 6 के बीच में आपको राजवीर जी संपर्क में रहेंगे। आपसे निवेदन होगा कि जरूर आइएगा। मैं सारे छात्र समुदाय की ओर से आपसे अपील कर रहा हूँ। और साथियों, अब हमारी लड़ाई सर के आने से मजबूत हुई है और हम इस लड़ाई को और मजबूती के साथ लड़ेंगे। जैसा कि सपा का रहा है कि पिछले जब भी हम यूपीएससी के मामले में धर्मेंद्र जी से मिले, मुलायम सिंह जी से मिले, उन्होंने बहुत हाथों हाथ लिया और हमारे मुद्दे को संसद में उठाया, चर्चा में लाया और सारे देश में इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में भी मदद किया, लड़ाई को लड़ने में भी मदद किया। तो मैं विशेष समय न लेते हुए मैं सर से ही अनुरोध करूंगा मुनव्वर सलीम जी से कि वे अपने वक्तव्य को रखें और छात्रों को संबोधित करें। साथियों, आप जिन सवालों को लेकर हुकूमत हिंद से यानी सरकार से अपनी मुतालबात और अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं है, बल्कि 120 करोड़ हिंदुस्तानियों के स्वाभिमान का सवाल है। आप आईएएस हो या ना हो, आप आईपीएस हो या ना हो, लेकिन आने वाली नस्लें भी आईएएस और आईपीएस नहीं हो सकती अगर आपने इस लड़ाई को अधूरा छोड़ दिया। साथियों, ये पहला मौका नहीं है जब सच कहने वालों को बागी कहा गया हो। मेरे नेता डॉक्टर लोहिया हुए हैं, उन्हें जरूर पढ़िएगा आप। समाजवादी चिंतक थे, समाजवादी नेता थे, समाजवादी दक्षिण छात्री थे। उनने एक नारा दिया, जब वो हिंदुस्तान की संसद में अपनी बात रखते थे तो आमतौर पे हुकूमत वैसे ही सोचती थी जैसा आपके बारे में सोचती है। उन्होंने कहा कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो मैं भी बागी हूँ। तो मैं आपकी आवाज में आवाज मिला के हुकूमत तक ये आवाज पहुंचाना चाहता हूँ कि अगर सामने बैठे हुए ये मेरे बेटा बेटी अगर बागी है तो हुकूमत जान ले कि मुनव्वर सलीम भी बागी है। दोस्तों, हुकूमत के नशे में चूर लोग ये समझते हैं कि बच्चों की ताकत बहुत मामूली है। ये पहला मौका नहीं है जब आपकी ताकत को मामूली समझा हो। इतिहास पढ़ना सीखो। अगर इतिहास पढ़ोगे तो भविष्य का रास्ता बना सकते हो। हमने हिंदुस्तान की राज्यसभा में भी कहा कि हमने 1971 की उन इंदिरा गांधी को भी देखा था
जिनसे 1974 में हमारे मुल्क के बच्चों ने उस गुजरात में जहाँ के प्रधानमंत्री हैं सिर्फ रोटी सस्ती करने की मांग की थी इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों ने, और सरकार ने उनके सर पे लाठी चलाने का काम किया था। जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व किया और एक दौर ऐसा आया कि इंदिरा गांधी की ताकतवर हुकूमत को संसार होना पड़ा, खत्म होना पड़ा। इंदिरा गांधी को खुद को चुनाव हारना पड़ा और 77 में नई सरकार का फॉर्मेशन हुआ। हमने हिंदुस्तान की राज्यसभा में बार बार कहा है सरकार से कि छात्र शक्ति को मामूली शक्ति मत समझो, छात्र भाग्य विधाता होता है किसी भी मुल्क का। आपका सवाल सिर्फ आपका होता तो शायद मैं आपके साथ ना होता, मेरे नेता रामगोपाल यादव भी आपके साथ नहीं होते, मेरे नेता मुलायम सिंह यादव और धर्मेंद्र यादव भी आपके साथ नहीं होते। आपका सवाल देश को बनाने का सवाल है। ये सवाल है कि देश आर्थिक गुलामी की जंजीरों में जकड़ने वाले विदेशियों के और मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथ में रहे या हिंदुस्तानियों के हाथ में रहे। आपका सवाल बुनियादी सवाल, आपका सवाल नहीं है। ये साजिश है, मल्टीनेशनल के दलालों की साजिश है। हम किसी जबान से नफरत नहीं करते, हमें मालूम है भाषा विज्ञान का सूत्र। कोई भी भाषा इंसान को इंसान से जोड़ने के लिए होती है, इंसान को इंसान से बातचीत करने के लिए होती है, इंसान को इंसान से रिश्ते बनाने के लिए होती है। हम किसी भाषा के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन हम भारतीय भाषाओं के पक्षधर हैं और रहेंगे जब तक दुनिया और हमारी सांस कायम रहेगी। बात सिर्फ एक भाषा की नहीं है, सिर्फ हिंदी की नहीं है। हिंदी हमारी बड़ी बहन है, लेकिन बाकी सब तमाम जबानें जो हैं वो भी हमारी छोटी बहनें हैं और उनका सम्मान बरकरार रहेगा तो देश का सम्मान बरकरार रहेगा। ये हिंदुस्तान में आने वाली विदेशी कंपनियों ने जो साजिश रची है अपनी मर्जी की ब्यूरोक्रेसी बनाने की, उसमें हिंदी को भी इतना चूज कर दिया है कि उस हिंदी को भी आप नहीं समझ सकते, मेरा दावा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दिल छोटा मत कर लेना। अगर आपने दिल छोटा कर लिया, हिंदुस्तान की संसद के आधे से ज्यादा सांसद आपके साथ हैं। आप बहुत थोड़े हो और बहुत थोड़े। आंदोलन के अंदर थोड़े और बहुत का सवाल नहीं होता। आंदोलन के अंदर संगठित रहो, अनुशासित रहो तो तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य प्राप्त होगा। आंदोलन में सवाल होता है बुनियादी सवाल का, सवाल होता है उस बहस का जिसको आंदोलनकारी खड़ी करते हैं। आपकी बहस जायज है, आपकी बहस आने वाले हिंदुस्तान को बनाने की बहस है। इसलिए मैं आपकी बहस को सार्थक मानता हूं और सपोर्ट करता हूं। और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संख्या बल आंदोलन में कोई कीमत नहीं रखती, सिद्धांत कीमत रखता है आंदोलन में। मुझे याद है जब स्वामी विवेकानंद से पूछा गया कि तुम इस प्रचार में लगे हुए हो कि दुनिया तुम जैसी हो जाए, तो उन्होंने कहा कि जिस दिन 50 लोग मुझे मेरे जैसे मिल जाएंगे, मैं सारे संसार को अपने जैसा बना लूं। आंदोलन दूसरों के भविष्य के लिए, दूसरों के सुनहरे भविष्य के लिए बेचैनी का पागलपन होता है आंदोलन। सवाल ये है कि आज यहाँ बैठे हुए बच्चे कितने बड़े ऑफिसर बन सकते हैं और इनमें कौन कौन कंपटीशन में कामयाब हो सकते हैं। आज सिर्फ आपका सवाल नहीं है, आज सिर्फ आपने सवाल खड़ा किया है। सवाल है आने वाली नस्लों का हिंदुस्तान की, कि हिंदुस्तान में आने वाली नस्लें जो होंगी वो मल्टीनेशनल की गुलाम होंगी या हमारे हिंदुस्तान की गुलाम होंगी। ये फैसला करना है। ये साजिश अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जिससे आप लड़ रहे हैं। आपने लड़ गए होंगे, लेकिन जिन राजनेताओं को, जिन दक्षिण शास्त्रियों को, जिन भारतवासियों को समझ है राजनीति की, वो जानते हैं कि आपकी लड़ाई एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से है। इसलिए आपको मजबूती से सिद्धांत का दामन पकड़े रखना है। आपसे हमारा मामला और रिश्ता वोटों का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज कोई चुनाव नहीं है ना। आपसे हम ये कहने आए हैं कि आप हमारी पार्टी को सपोर्ट दे दो। हम आपके सिद्धांत को बल देने आए हैं, आपके संघर्ष को बल देने आए हैं। और साथियों, जब संघर्ष के अंदर उतरो
तो याद रखना, हिंदुस्तान का इतिहास सामने रखना आपने। हिंदुस्तान का इतिहास को जब देखोगे तो दुनिया में सबसे कम उम्र शहीद हिंदुस्तान की धरती पे मिलेगा। भगत सिंह जब 20 साल का पूरा हुआ, इकलौता बेटा था, उसकी मां ने कहा कि भगत सिंह, मैंने तेरे लिए बेटी देखना शुरू कर दी। भगत सिंह ने कहा, मां, मैंने हिंदुस्तान की आजादी से शादी कर ली है, तू मेरे लिए बेटी मत दे। और 23 साल के भगत सिंह ने फांसी के फंदे पर चढ़ के दुनिया को ये संदेश दे दिया था कि भारत माँ के सपूत जब सच्चाई की जगह पे चलते हैं, जब अत्याचारी, अनाचारी और दुराचारियों से लौटते हैं, तो फिर वो उम्र की और शादी की चिंता नहीं करते, बल्कि वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। मैं साथियों आपसे एक उम्मीद करता हूँ, एक नारा है जो हमें जुनून पैदा करता है। हम आपकी तरह छात्र आंदोलन से निकले हैं। आज एक बेटा था, मेरी तकरीर सुनी उसने एक हॉल में, शाही साहब, इनके साथ आपके कुछ लोग थे। मैंने वहां कहा कि हम छात्र संघर्ष वाहिनी से निकल के आए हैं, हमारे दिमाग में सैद्धांतिक पागलपन है, हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस उम्र में भी मरने को तैयार हैं। हम छात्र आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। इसी तरह मैं आपको देख रहा हूँ, मुझे अपनी जवानी याद आ रही है। मैं सोचता हूँ कि आप जो बैठे हो इस गर्मी के अंदर कूलर को छोड़कर, मैं जानता हूँ कि सबके घर में एयर कंडीशन होंगे। इतने खूबसूरत बच्चे, इतने छोटे बच्चे, सब कूलर में रहते होंगे, सबके घर में एयर कंडीशन होंगे, सबके घर में फैंस होंगे। इसके बाद भी आप अपने उसूलों पे अड़े हो इस तपती हुई गर्मी के अंदर, जहाँ भारत का प्रधानमंत्री जो अड़ियल हो गया, तानाशाह हो गया है, 1 घंटे में बैठ जाएगा तो रंग काला हो जाएगा उसका, वो आपके नहीं कर सकते। मैं आपके जिस्म से टपकने वाले हर पसीने की हर बूंद को सलाम करने आया हूँ और ये कहने आया हूँ, बच्चों मत घबराना, तुम सच की जगह पे चल रहे हो, तुम भारत का भला चाहते हो, तुम सच्चे भारतवासी हो, हम तुम्हें सल्यूट करते हैं। और तुम संगठित रहना, संगठन के साथ साथ अनुशासित रहना, तुम्हारा उद्देश्य तुम्हें प्राप्त होगा और ईश्वरवादी भी बने रहना। हमेशा याद रखना, कोई एक ऐसी ताकत है जिसने हम सबके चेहरे अलग बनाए हैं, कोई ऐसी ताकत है जिसने बगैर किसी सितून, बगैर किसी पिलर के इतने बड़े आसमान को रोक लिया है, तो उस पर भी विश्वास करना। मैं जानता हूं कि मैं चीखने के अलावा संसद में भी और सड़क पर भी आपका कोई और साथ नहीं दे सकता, लेकिन ये क्या कम है कि हमारी आवाज आपकी आवाज है, हमारी आंखें आपकी आंखें हैं, हमारी जरूरत आपकी जरूरत है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम आपके इस विश्वास को नहीं टूटने देंगे और आपके संघर्ष को बधाई देते हैं और अल्लाह से भी दुआ करते हैं कि आप अपने मकसद को प्राप्त करें, अपने उद्देश्य को प्राप्त करें। और जमीन वालों से भी गुजारिश करते हैं कि तुम्हारे भी बेटे हैं, तुम्हारी भी बेटियां हैं। सोचो, ये बेटियां अपना घर छोड़ के रात किस लिए गुजार रही हैं यहाँ सड़कों के किनारे। ये प्रतिष्ठित घरों की बेटियां। मैं सरकार चलाने वालों तुमसे कहना चाहता हूँ, रहम खाओ इन पे, इंसाफ दो इन्हें। तुम्हें सिर्फ एक कदम चलाना है और इनके लंबे संघर्ष को तसल्ली और तशफ़ी और मिल जाएगी और इनका संघर्ष उद्देश्य प्राप्त कर लेगा। तुम अपने बच्चों को सामने रख के इन बच्चों को देखो। मैं आपकी आवाज इसी तरह पहुंचा सकता हूँ। आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे से कम समझ एक इलिटरेट आदमी को इतनी देर तक बर्दाश्त किया, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया। और एक नारा है जो जिंदगी पैदा करता है संघर्ष के। मौलाना हजरत मोहानी ने कभी अंग्रेज के खिलाफ लगाया, मैं चाहता हूँ कि वो नारा लगाए आप, इंकलाब इंकलाब। बस ये लगाते रहो, ये जिंदगी है संघर्ष की। आप सब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।